बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे मंसूर आज़म काजी की तरफ से, PNN की तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद खुशियों का त्यौहार है और ईद के रोज़ हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग उन लोगों से मिलें जो शायद ज़िंदगी के अंदर अपने आप कामयाबियाँ हासिल की हैं, उन लोगों से सीखें, क्योंकि जब तक हम चीज़ें सीखेंगे नहीं, चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर है, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों को जानने की, मिलने की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की और अब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंसानियत और सक्सेस, ये दो फ़र्क चीज़ें हैं। सक्सेस अक्सर कहा जाता है जिन लोगों को कामयाबी हासिल होती है उनके अंदर से इंसानियत कम हो जाती है। आज ईद के रोज़ मैं जिस कपल के साथ बैठा हूँ, कामयाब अनडाउटेडली वो हैं, लेकिन उससे बेहतर वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ। उनके अंदर इंसानियत हर लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने लोगों के लिए, अवाम के लिए खिदमत करते हैं और यही मेरे ख्याल में उनकी सक्सेस की जर्नी है। मेरे साथ आज मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सवर, फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरे साथ हैं परवीन सवर। मिसेस सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जॉय साहब। जॉय साहब, सबसे पहले ईद मुबारक आपको जी। आपको भी और तमाम मेरे भाई बहनें और हमारे नौजवान इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अब आपको भी जी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक और सबको ईद मुबारक। जॉय साहब, कैसी गुजरी है जी ईद? गवर्नर पंजाब, मैंने आपके साथ 3 ईदें एज गवर्नर पंजाब आपकी की हैं और आज आप गवर्नर नहीं हैं, लेकिन मैं जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कह रहा था, आज आपके ज़्यादा करीब बैठी हुई हैं। एज गवर्नर आप कितने करीब ही बैठती थी, कैसी गुजरती है ईद आपकी? देखिए जी, माशाल्लाह ईद के मौके पे हमारी कोशिश होती है कि पहले अपने अजीज़ व क़ारब दोस्त जो हैं उनके साथ मिलें, उनके पास चाय पिएं, उनको सेवइयाँ खिलाएं, उनको जो है मीठे चावल जो हैं, स्वीट राइस जो है उनको खिलाएं और गपशप होती है। और फिर दूसरा ये है कि एक महीना आपने जो है रमज़ान में बहुत मसरूफ़ है ऐसे तो मैं तो पिछले 10 साल से पाकिस्तान में रमज़ान का महीना हमेशा पाकिस्तान में गुजारता हूँ। ऐसे और इस दफ़ा रमज़ान मेरा सबसे ज़्यादा बिज़ी रहा। इतना जब मैं गवर्नर पंजाब था उस वक्त भी नहीं बीता था। 3 फंक्शन होते हैं, एक सारा दिन जाके दफ्तर बैठते हैं, बिल्कुल, और मैं हमेशा रमज़ान में 1 घंटा दिन के वक्त आराम करता था, लेकिन इस रमज़ान में एक दिन भी मुझे 1 घंटा जो है वो नहीं मिला। ठीक, तो एक फंक्शन जो है वो अफ्तारी पे होता है, एक फंक्शन जो है तरावी के बाद होता है और एक फंक्शन सहरी पे भी होता है। ठीक। और फिर मैं इस्लामाबाद गया। अच्छा, तो वहाँ के लोगों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी, जहाँ प्यार दिया, और जितने लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुए, ये मेरे लिए सच्ची बात है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। बिल्कुल सही। फिर मैं दुबई गया, वहाँ पर भी बहुत पाकिस्तानियों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो अल्लाह के फजल व करम से हमारी एक कोशिश है कि हम इस मुल्क में एक पार्टी ऐसी बनाएं जिसमें जमहूरी कदरें हों, जिसमें मशावरत हो, जिसमें नफ़रत, झूठ और बुराई और गाली गलौज की सियासत ना हो, जिसमें लोगों को मैनिफेस्टो दिया जाए कि इस मुल्क के जो हालात हैं उन पे कैसे काबू पाया जा सकता है, उनके मसाइल भी बताए जाएँ, लेकिन उनके सलूशन जो हैं वो भी बताए जाए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जितना भी बहरान है, ये सारा करप्शन और नाअहली। ओके, ओल्ड सेइंग है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और बददियानत हैं तो फिर भी काम चल जाता है। हाँ। तो लेकिन जब आप बददियानत भी हैं और इनकम्पिटेंट हैं तो फिर मुल्कों की तबाही आती है, जो पाकिस्तान की आई। बिल्कुल ठीक। आप कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे ना एक औरत, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो। मैंने हमेशा, एटलीस्ट मैं जब से देख रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा चॉइस साहब को सपोर्ट करते एट ऑल लेवल्स देखा है। कैसी है ये जर्नी? क्योंकि अपेरेंटली लोग कहते हैं जी ख़वातीन तो घर बैठी रहती हैं, बेगमात होती हैं। मैं देख रहा था जब हम आए, चीज़ें भी आपने खुद सारी देखी हुई थी। कैसी रही है आपकी जर्नी चॉइस सर्वर के साथ? और जर्नी इज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल भी थी, बाज़ दफ़ा कोई ऐसे हालात भी होते थे इंसान सोचता था भी हम क्या करें, जब ख़ासकर जब ये पॉलिटिक्स में गए इन UK
पर फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर फैसला जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है अगर कबूल कर ले तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी आसान हो जाती है। पर पाकिस्तान में मैंने आके देखा भी इट्स अ टोटल डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। यहाँ प्रायोरिटीज़ और है लोगों की, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे किक बैग्स के लफ्ज़ का पता ही नहीं था, वे किक्स बैग्स होते क्या हैं। तो मेरा ये था भी पता नहीं कोई अच्छा काम किसी के लिए कर देता है तो उसके बदले में कोई ना कोई उसको गिफ्ट दे देता है, दिस इज़ व्हाट इट्स किक बैग्स। बाद में मुझे पता चला दैट इज़ द पब्लिक पर्स, जो आप और मैं जो हम टैक्स देते हैं वो ही जो होता है उसी की कमीशन लोग यहाँ जो पॉलिटिक्स में होते हैं तो वो लेते हैं, जो हम दूसरे मुल्कों में सोच भी नहीं सकते। ठीक। और इन माय फील्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं तो हेल्थ कैंप वगैरह लगाती हूँ, तो जब मैं देखती हूँ लोग 4-4 साल 6-6 साल छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते, तो इस मुल्क में कैसे किसी का दिल करता है वो करप्शन करें, या किसी का दिल करता है जो पब्लिक मनी उससे अपने आप पे इस्तेमाल कर लें, व्हिच आई फाइंड एक्सट्रीमली शॉकिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौई साहब, मैं देख रहा था साईं दी खुई लायलपुर में आप पैदा हुए गांव में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोगों को ना ये बड़ा समझना चाहिए कि लोग हमेशा कहते हैं कि जी गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं जी सियासतदान, और उसके बाद ये गांव में आप पैदा हुए, उसके बाद फिर बरतानिया में आपने कामयाबी हासिल की, फिर आप 2 दफ़ा गवर्नर पंजाब रहे, और अब आप मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। और लोग कहते हैं कि जी पता नहीं शायद बहुत इजी रहा आपके लिए सब कुछ, लेकिन अगर आप ही बताएं क्या वाकई इतना इजी रहा एक गांव से उठ के आज यहाँ पर? ये बहुत एक लंबी स्ट्रगल है। जैसा कि आपने फरमाया कि मैं गोल्डन स्पून से तो पैदा नहीं हुआ। हमने माइग्रेट किया 1947 अच्छा जलंधर से ठीक यहाँ पर आए, और जो ज़मीन मेरे वालिद को जो क्लेम्स हैं उन पे मेरी 3 भाई थे, ठीक है, मेरे वालिद साहब, तो ये तकरीबन 20 एकड़ रकबा जो था हमें अपने क्लेम की शक्ल में यहाँ पाकिस्तान में मिला था। तो फिर आप देख लें कि एक हम्बल बिगनिंग थी, टाटों पे बैठ के हमने तालीम हासिल की, दरख्तों के नीचे की, कोई बिजली नहीं थी, सैनिटेशन नहीं थी। तो और फिर जब मैं प्राइमरी का इम्तिहान पास किया और मिडिल स्कूल में गया तो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे था, डेली जाना होता था, फिर शाम को वापस आना होता था। तो फिर उसके बाद कॉलेज की ज़िंदगी गुजारी, फिर उसके बाद मैं बरतानिया चला गया, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब वहाँ पर काउंसिल के मकान में किराए के घर में रहते थे और डोर टू डोर बिज़नेस करते थे। अच्छा, डोर टू डोर बिज़नेस का मतलब ये है कि आप अपना टैची केस जो है उसको पैक करते हो, दूर दराज इलाके में चले जाते हो, वहाँ पर नॉक डोर करते हो, उनको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते हो और उनमें वो चीज़ें वो ख़रीद लेते हैं। तो फिर मैं वहाँ पर गया तो मैंने दुकान में एक शेल्फ पैकर की हैसियत से काम शुरू किया। अच्छा, फिर मैंने जो है मार्केटें, जो जुमा बाज़ार जिसको आप बोलते हैं, ये मैंने वहाँ पर मार्केटें भी लगाई, ठीक। फिर ग्रोसरी की शॉप से काम शुरू किया। तो ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल थी, हार्ड वर्क था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जो लंबा सफ़र होता है आपका, अगर दौलत आप ओवरनाइट बनाने के चक्कर में होते हैं तो जाती भी ओवरनाइट है और इज़्ज़त साथ ले जाती है। सही। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि मैं बरतानिया की सियासत में भी ग्लासगो सिटी काउंसलर था, बड़ा अल्लाह ने वहाँ पर नाम दिया। फिर अल्लाह ताला ने बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ दिया, और फिर यहाँ पर 2 दफ़ा गवर्नर रहा, सेनेट का मेंबर रहा। और मैं अगर अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे होने के बावजूद कम अज़ कम मैंने अपने ओहदों से 1 रुपए का भी ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। ये मैं अल्लाह के फजल कर, और मुझ पे किसी ने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। बिल्कुल, मतलब ये बात है कि मैं, देखें, आप काउंसलर बनता ना आपके गांव का या आपके शहर का, तो उसकी भी 6 महीने बाद कहानियाँ शुरू हो जाती हैं कि उसने फ़लाँ से जो थी नाली बनवानी थी उसमें से इतना कमीशन ले लिया, फ़लाँ ने इतना ले लिया, और सब की कहानियाँ बनती हैं आप सब। बिल्कुल ऐसे। तो ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि बरतानिया की पॉलिटिक्स में मैं 25-30 साल, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वहाँ भी अल्लाह के फजल करम से लोग कोई ये नहीं कहता। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, इसलिए रिस्पेक्ट है कि जब आप में ग्रीड आ जाता है और फिर आप
सियासत को इबादत नहीं समझते, तो फिर लोगों को पता होता है। मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसे ही आप पाकिस्तान में जो कुछ बिल्कुल हो रहा पता है, होता है। परवीन ने जो कहा है, ये इन्होंने सियासत को तिजारत बना ली और लटेरे आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये हक बातल, झूठ सच, कमज़ोर ताकतवर, हैव नॉट्स की लड़ाई नहीं है। काश इस मुल्क में ये लड़ाई आ जाए, जालिम मजलूम की लड़ाई आ जाए, हैव एंड हैव नॉट्स की लड़ाई आ जाए, अमीर गरीब की लड़ाई आ जाए, तो फिर हम ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन हर पार्टी में प्रिविलेज लोग हैं, उनकी सियासत उनका एक मशगला है। जाते हैं लोग, गलों में हाथ डालते हैं, रोटियां लोग खिलाते हैं, बाहर जाते हैं, उनको सर्विस मिलती है, ये कमीशन डट के लेते हैं। जब मैं पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की है पिछले 10 सालों में कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो 10% कमीशन था। हाँ जी, बिल्कुल 10% ही कहते थे सबको हैं। तो अब माशाल्लाह इतनी तरक्की करके पाकिस्तान पहुंच गया है कि 50% से ज़्यादा अब पैसा लोगों की जेबों में जाता है। और मैं ये बात एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ सही कि पिछले 5 साल का पंजाब का जो बजट है वो 2,500 अरब था। हाँ। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि सिर्फ 5% बजट, 5% मुझे दे देते तो मैं पंजाब के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में पीने का साफ पानी पहुंचा सकता, 5% के साथ। लेकिन वो पैसा कहाँ गया है, किसने खाया है, कोई नहीं पूछेगा। और इसकी वजह मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? इसलिए कि लोगों को मालूम है आज जितने भी हमारे, किसने इन्वेस्टिगेशन करनी है? एंटी करप्शन ने करनी है, सारे पुलिस ने करनी है, नैब ने करनी है, FIA ने करनी है। और इन सब अदारों को पता है कि आज जिनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कल को इन्होंने इक़्तिदार में आ कल को हमारी ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन इन्होंने करनी, तो कैसे इंसाफ है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये तबाही का रास्ता है हमारा। बिल्कुल सही। अच्छा आपा, कहते हैं कि जी सेल्फ मेड लोग जो होते हैं उनके, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी बहुत मेहनत की होती है और उनमें कहीं ना कहीं वो अपने अंदर, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि शायद वो दूसरों को साथ पनपने का इतना मौका नहीं देते। चॉइस साहब के साथ आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह कितनी देर हो गई है, किस तरह की गुजर रही है, और एक दुनिया वहाँ की जो आप छोड़ के यहाँ पर आ गए, कैसा आप इसको दोनों को अगर कंपेयर करें कैसा लगता है? मेरे ख्याल से अकेला तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी टीम वर्क। इवन मैं जब ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि हम चैरिटी का काम करते हैं, जो मेरी स्टाफ, उनके साथ मेरी डेली 5-10 मिनट मीटिंग होती है। हम इकट्ठे बैठ के सोचते हुए हमने प्लानिंग किया क्या करनी। सरवरत साहब ने एक बहुत बड़ी खूबी है, जो दोस्तों के दोस्त है, और अगर कोई मुश्किल में होता है तो उसकी मदद ज़रूर करते हैं। बेशक इनके पास ना भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्होंने उसकी मदद भी करनी है और साथ लेके चलना है। और अगर कोई इनको किसी पॉइंट पे एडवाइस भी कोई देता है, वो सुन भी लेते हैं। और मैंने यहाँ देखा पाकिस्तान में हर इंसान समझता है, ख़ासकर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, वो समझता भी उससे अक्लमंद कोई भी नहीं है और किसी की राय लेने के लिए तैयार भी नहीं थे। इसलिए हमारे मुल्क में ये तबाही हो रही है। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जिस पर वापस आते हैं तो ज़रा कंपैरिजन लेते हैं चॉइस साहब से कि उन्होंने आमरीत भी देखी है, सियासत भी देखी है, गवर्नर 2 दफ़ा रहे हैं, 2 मुख्तलिफ पार्टीज़ के गवर्नर रहे हैं, और अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान को ये हेड कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, या एक जैसा ही सारा काम है? एक ब्रेक लेते हुए साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चॉइस साहब, आमरीत भी देखी आपने, उस वक्त आपने बीबी शहीद को सपोर्ट किया, आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, उसके बाद आप PTI में आए, अब आप मुस्लिम लीग पाकिस्तान में आए, 2 दफ़ा गवर्नर रहे। ईमानदारी से बताइएगा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जैसी हैं, या अब जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान है इसमें कोई आपको फ़र्क लगा है, एक आम आदमी की अगर मैं बात करूँ? देखें, सच्ची बात तो ये है कि इनमें सारी कदरें मुश्तरक हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर PTI, हम क्या कहते थे, हमारा मैनिफेस्टो क्या था कि भाई ये MNA MPO को फंड्स देते हैं, ये पैसे उससे खाते हैं, हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम अपने MNA MPO को फंड्स नहीं देंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वो बादशाह हैं मुल्क के, वो जहाँ जाते हैं कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी दे दी, यहाँ दे दी, ये फ़ंड हम ऐसे नहीं करेंगे, ये फ़ंड आबादी के तनासब से हम लोगों में तकसीम जो हैं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के स्वाबदीदी इख्तियारात जो हैं वो नहीं हों।
तो हमने MNA MPs को फंड्स दिए। फिर हमने स्वाबी इख्तियारात जो हैं वो भी ना प्राइम मिनिस्टर से वापस लिए, ना हमने चीफ मिनिस्टर से वापस लिए। हुआ ये कि हमने 4 सालों में फाइनेंस कमीशन भी नहीं बनाया जो कि ये फ़ैसला करे कि मुल्क में यहाँ ज़रूरत है और जिस आबादी है उसके तनासब से फ़ंड जो हैं वो दिए जाएं। उस पर हमने अमल जो है वो नहीं किया, बल्कि मैं तो जब पार्टी में था तो उस वक्त भी कहता था कि फ़ंड्स जो हैं या तौंसा में जाते हैं, फिर मियाँ वाली में जाते हैं, और जो बचे खुचे थे वो फिर वेदलाई साहब गुजरात ले जाते थे। सही, यही ठीक किस्सा कहानियाँ जो हैं यही चलती नहीं। फिर हमने कहा कि हम भाई सियासत में डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे हम जो, लेकिन हमने 3.5 साल अब अदारे भी तोड़ दिए और इलेक्शन भी नहीं किए। अगर हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर लें इस मुल्क में तो हमारी 50% बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक। तो जो काम हमारे काउंसलर का है, लोकल काउंसलर्स का है, वो काम डेवलपमेंट का, सड़कें बनाने का, सीवरेज सिस्टम बनाने का, पानी का, ये काम जो है वो पॉलिटिशियन कर रहे हैं। तो ये कैसे निज़ाम को तब्दील करने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट जो है वो नहीं की। हमने ये कहा कि हम पुलिस रिफॉर्म लेके आएंगे, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, लेकिन अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं हो सका। और मेरा अपने ख्याल में जो सबसे मैं हैरान होता हूँ जिस बात पे, वो ये है कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो चीज़ मुझे जब मेरे हार्ट के करीब थी वो ये थी कि अदल व इंसाफ। मैं भी जब मैं गवर्नर था पिछली दफ़ा भी, सबसे मुझे तकलीफ़ उस वक्त होती है जब एक औरत आती है, उसकी बहन को रेप कर लिया गया है, कोई औरत आती है उस पर तेज़ाब डाल दिया है, कोई बंदा जो है गरीब आदमी मर्डर हो गया है, किसी के घर डाका पड़ गया है, किसी ने कब्ज़ा किसी पे कर लिया, और मैं बेबस हूँ, इंसाफ नहीं दे सकता। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो नारा था कि जो बड़े और कौमें तबाह हो गई जिन्होंने बड़ों ने इंसाफ नहीं मिलता, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल सही। लेकिन अदलो इंसाफ के लिए भाई किसने देना है अदलो इंसाफ? अदलो इंसाफ तो सूबाई हुकूमतों ने देना है, सही, मरकज़ की हुकूमत नहीं देना। तो आपकी तो 3.5 साल मरकज़ में भी हमारी हुकूमत रही, सूबों में अपनी KPK में 10 साल हुकूमत रही, पंजाब में 4 साल रही। अदलो इंसाफ और पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ एक कदम हम नहीं उठा चुके, बल्कि चीज़ें बद से बदतर हुई। जो रिश्वत काम जो थाने में, कचहरी में, पटवारी जो काम 5,000 में करता था उसकी फ़ीस 15-20 हज़ार जो है वो बढ़ गई, करप्शन का लेवल बढ़ गया। तो कोई हम लोगों को रिलीफ जो है वो नहीं दे सकते, और सारा ये मिस मैनेजमेंट, इनकम्पिटेंट और करप्शन जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है गुड गवर्नेंस नहीं दे सकती। बिल्कुल। रिलीफ की आप बात हो रही है, सर्वर फाउंडेशन, और बहुत एक्टिवली आप इसको देख रही हैं। चॉइस साहब को भी आप कभी कभी मौका दे देती हैं साथ, लेकिन ज़्यादा इट सीम्स लाइक कि आप इसको लीड कर रही हैं चीज़ों को। क्या करते हैं आप लोग सर्वर फाउंडेशन में, और आम आदमी जिसकी चॉइस साहब भी बात करते हैं, आप भी एक आम आदमी के लिए आप लोग क्या कर रहे होते हैं? सर्वर फाउंडेशन के लिए हमारी पूरी कोशिश होती है भी हम कुछ ना कुछ कर ले। हमारे दोनों हॉस्पिटल्स की एक्सटेंशन हो रही है, स्कूल की अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंशन हो रही है। बट वाइल सरवर साहब वाज द गवर्नर, पाकिस्तान में हमने फ़ंड रेजिंग कोई नहीं की। कुछ पॉलिटिकल लोग थे जो हमारे ख़िलाफ़ थे भी हम क्यों सर्वर फाउंडेशन के लिए फ़ंड रेजिंग क्यों करते हैं, नहीं तो वरना अगर पैसे इकट्ठे करते तो हमारे मुल्क में लगते। तो अगर मैं जाती थी तो UK से पैसा अगर इकट्ठा करके लेके आती तो वो पाकिस्तान में लगता था। ठीक है। तो वहाँ हमने 1-2 दफ़ा फ़ंड रेजिंग की और किसी जगह पे नहीं की। फिर भी मेरी हमेशा ये होता है, काम हमने शुरू करना है, मुकम्मल अल्लाह ताला ने करना है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर चीज़ को पूरी करती है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ अल्लाह ताला हमने काम शुरू कर लिया और उसको मैंने मुकम्मल नहीं करना, आपने उसको मुकम्मल करना। और अल्लाह की तरफ से पैसे भी आ जाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाएं, आप यकीन करें लोगों के पास पैसा नहीं है वे अपने बच्चों को खाना खिला दें, उनके पास पैसा नहीं है उनके ईद के कपड़े ले लें। और यहाँ तक भी है कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑर्फनेजेस में और मदरसों में छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं अपने बच्चों को खाना खिला दें। दिस इज़ रियलिटी, ये हमारी हकीकत है इस मुल्क की। और जितनी देर तक हमारी पब्लिक एक रेड लाइन नहीं ड्रॉ करेगी दैट वी हैव हैड इनफ, ये हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो इसी मुल्क में पढ़ेंगे, नौकरियां होंगी तो इसी मुल्क में होंगी, हमने किसी को रिश्वत नहीं देनी, हमने अपने इंसाफ के लिए खड़े होना।
उतनी देर तक हमारा मुल्क नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, आप गवर्नर रहे 2 दफ़ा, जो बाय वर्च्यू ऑफ दैट आप चांसलर भी थे, और एक बड़ा जो मुश्किल सवाल है वो ये है कि जो हमारा प्राइवेट स्कूल सिस्टम है और जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीपल डोंट बॉदर, दे डोंट वांट कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाए अनलेस और अनटिल वो अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस सिस्टम को आप जब तक बेसिक इसके ठीक नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी नस्ल कैसे लेकर आए? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं, मुल्क तो उन्होंने चलाना है, वो हवा में फिरते हैं, उनको रियलिटीज़ ऑफ लाइफ का पता ही नहीं। वो लोगों के साथ जाते नहीं हैं, लोगों के साथ बैठते नहीं हैं, उनके साथ मुशावरे नहीं करते। देखो, हमारा स्कूलिंग सिस्टम की ट्रेजेडी देखें आप। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अगर आप रकबे के हालात से देखें तो कोई स्कूल 2 एकड़ में है, कोई 4 एकड़ में है, वहाँ पर प्लाट भी हैं, वहाँ पर ग्राउंड भी है, और फिर वहाँ का जो टीचर है उसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार से कम नहीं है। फिर जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी कोठी में कॉलेज बना हुआ है, किसी 3 कमरे के घर में स्कूल बना हुआ है, ना प्लेग्राउंड भी नहीं है, वहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो फिर सोचने की बात यह है कि लोग इन प्राइवेट स्कूलों में, और जहाँ टीचर की तनख्वाह 10-15 हज़ार है, मैं आपको बता दूँ, हमने मिनिमम वेज तो तय कर दी है 30 हज़ार या 25 हज़ार, लेकिन उनको मिलती नहीं है। ओके। प्राइवेट स्कूल जो है 15-10 हज़ार से ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। तो जो छोटे गांव और बड़े जो हैं स्कूल, उनमें तो खैर मतलब मियार भी बेहतर है और फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो लोग वहाँ पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ नहीं भेज, इसलिए कि कोई चेक बैलेंस नहीं है, कोई वहाँ पर पता नहीं है कि टीचर वक्त पे स्कूल आता है, वक्त पे घर जाता है। वहाँ पर जब तरक्कियाँ और प्रमोशन जो है, जब सिफारिश पे होनी है, तबादले सिफारिश पे होने हैं, जो मेरिट है उस पर नहीं होना, तो यही होता है। मैं जब चांसलर बना था, बहुत मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं सरप्राइज़ था कि यूनिवर्सिटियों में जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी लड़ाई बरादरी बेसिस पे हो रही है। कि फ़लाँ बरादरी का वाइस चांसलर, उसको जी बेनिफिट हो रहा है, वो अपनी बरादरी के लोगों को जो है, और 1 से दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एक्टिव वाइस चांसलर लगे हुए हैं, एक्टिंग वहाँ पर रजिस्ट्रार हैं, एक्टिंग वहाँ पर ट्रेजर है। भाई क्या तमाशा बना हुआ। तो मैंने एक फ़ैसला किया कि गवर्नर मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन जब तक मैं गवर्नर हूँ, वाइस चांसलर और तमाम वहाँ का जो स्टाफ है, चाहे वो ट्रेजर है, यहाँ पर वो डीन है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, वो मेरिट पे लगेगा। ठीक। तो मैंने मेरिट इम्प्लीमेंट किया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई प्रेशर मैंने नहीं लिया। 20 चांसलर मैंने अपॉइंट किए हैं, एक भी चांसलर वाइस चांसलर मैं मेरिट के बगैर नहीं किया। और आगे फिर उनको भी मैंने चेक ऑन बैलेंस रखा। मिसाल के तौर पर वो क्या करते थे कि वो 100 नंबर है अगर, तो उसमें से 60 वो इंटरव्यू के रख लेते थे, 40 नंबर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपने मैट्रिक में कितने लिए थे नंबर, बीए में कितने लिए थे, वो रखते। मैंने इसको चेंज किया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, आप 20% नंबर रखें, बाकी सारे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उसकी जो कारकर्दगी है उस पर जांचें लोगों। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि ये बरादरीज़म के फड्डे और दूसरे रौले सारे यूनिवर्सिटियों में ख़त्म हो गए ने। और अल्लाह दे फजल ना साड़ियाँ पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी में की रेस में शामिल हो गई हैं। तो ये मेरिट अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें अपने मुल्क में, ये जो ना करें कि जो मेरी चापलूसी करता है, इसी तरीके से जो पार्टियों में भी प्रमोशन इसी पे होती है, मैं आपको परफॉर्मेंस पे नहीं होती। अगर आप खुशामदी अच्छे हैं, आपको पता है कि बास को जो बात सुनना चाहता है वो बास करते हैं। बात बड़े तो इतने अब सियाने हैं कि वो बास की बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलते जाता है उनको कि बास क्या सुनना चाहते हैं, और वो ही कहते हैं जो बास सुनना चाहते हैं। उनकी तरक्की होती है। जो सच बोलेगा मेरी तरह किसी पार्टी में अकोमोडेट ही नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। आपा ये जो चीज़ है आपसे, बिकॉज आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को, एक होती है इंसान की, मर्द की एक बाहर की ज़िंदगी जिसमें बड़ा हर चीज़ को लेकर, एक होता है जब घर आता है, बीवी के पास बैठता है, बच्चों के पास, तब वो इट्स मोर ऑफ वो इनर साइड पे क्या है। पाकिस्तान में जो जर्नी है, 2 दफ़ा गवर्नर पंजाब रहे, दोनों दफ़ा जो एंड था वो इट वाज नॉट दैट गुड, और उसके बाद क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब एक और ऑप्शन, एक और विंडो जो ओपन हुई है, जिसमें एटलीस्ट बहुत सारे लोग जो मैं फीडबैक लेता हूँ वो कहते हैं जी चॉइस साहब को हमने पहली दफ़ा बड़ा खुश देखा है इतने एक्टिवली। आप कैसे देखती हैं इस पूरे टाइम स्पैन को? आई थिंक जो सरवत साहब ने अभी फैसला किया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सरवत साहब के पास बहुत सारा नॉलेज है दैट वाज वेस्टेड।
क्योंकि जो पहले जो भी पार्टियां थी वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनको बॉस को खुश रखना नहीं आता था। बॉस को खुश रखना नहीं आता था। दूसरा, आई थिंक दे वर गोइंग थ्रू हनीमून पीरियड एंड टीजिंग प्रॉब्लम्स। उनको हुकूमत में आने का तो शौक था, पर प्लानिंग कोई नहीं थी जिधर से उन्होंने काम करना। नहीं तो एक इंसान अगर देखता भी मैंने इतने साल लगाए तो मैंने मुल्क के लिए करना गया है। सो दे हैड नो प्लान। और सरवर साहब के पास जो प्लान्स थे, नोबडी वांटेड टू लिसन टू दोस प्लान्स। इसलिए वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। घर में आते थे, ये कहते थे मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, नहीं कर पाते थे। अभी इन्होंने PML को ज्वाइन किया तो मेरे ख्याल से बिकॉज इज़ हेड ऑफ़ द पार्टी, बहुत सारे लोग, हम इस्लामाबाद गए जैसे सरवर साहब ने कहा, बहुत सारे लोग हमें ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। पर मैं तो खुश हूँ भी सरवर साहब पॉलिटिक्स में आ गए, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा सोचती थी भी ये ना हो भी एक दिन सरवर साहब सुबह उठे और कह दे भी मैं तो पीर बन गया हूँ तो आप भी बैत कर लें, तो बाहर सफ़े लग जाएं और लोग हमारे घरों में आने लग जाएं। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स इस टैजेंट पे आ गई मैं थी बड़ी आप। फिक्रमंद थी। अगर आजकल ये बड़ा हो रहा है तो मैं बहुत फिक्रमंद थी कहीं सरवर साहब इस तरफ ना चले जाएं करके। इन्होंने लोगों के अंदर उठना बैठना और उनके बगैर ये रह भी नहीं सकते। एक पॉलिटिशियन को आपको पता उसके लिए ये एक होती है जैसे कि नशा होता है। जब आप पॉलिटिक्स में आ जाए, आपने लोगों के साथ बैठना भी करना भी है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बाकी दूसरा ये है भी हमारे मुल्क के अंदर अगर हम वाकई चाहते हैं, देखिए हमारे मुल्क में मेहनत करने वाले लोग कम नहीं हैं। ठीक। और हमारी बहनें, मैंने देखा एक बहन को एक सोइंग मशीन दे दो और थोड़ा सा उसको हुनर सिखा दो तो पूरे ख़ानदान को वो साथ अपनी बहन भाइयों को भी लगा के अपने घर का खर्चा उठा लेती है। तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन की कमी है। आपने, मुझे याद है 150 के करीब सेंटर्स बनाए थे और उसके उनका क्या रिजल्ट निकला, उससे फायदा क्या हुआ? बिकॉज लोग अक्सर कहते हैं जी लगाए थे, आगे बताएं आगे क्या हुआ। हमारे 35,000 औरतों को हम ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा। जिनमें से बहुत सारी बहनों ने अपनी स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर ली है, बहुत सारी बहनों ने एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गई है, और बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी है जो पढ़ाती भी है और काम भी करती है और उसके अलावा उनको नौकरी भी मिल गई है। ठीक। हमारे अभी तकरीबन 81 हुनरगाह चल रहे हैं। Okay. जो बंद हमने किए वो बंद इसलिए किए क्योंकि मैं ज़्यादा गांव में बनाती हूँ। Okay. जब गांव की बहनें सीख जाती है फिर उसके बाद उसको मैं कहती हूँ ये मशीन ले जाओ और अपने घर से काम शुरू करो। फिर मैं एक और जगह ढूंढ के तो वहाँ नए सिरे से एक हुनरगाह खोल लेती हूँ। जितने भी हुनरगाह वो सारे फ़ीसबिलिल्लाह, किसी से 10 रुपीस और 1 रुपीस दोबारा मुझे नहीं आता। अगर मैं चली भी जाऊँ, अगर वो मुझे कहते हैं ये दुपट्टा बहुत अच्छा तो आप ले लें, अगर मैं ले भी लेती हूँ तो फिर मैं बाहर निकल के किसी बहन को वो गिफ्ट कर देती हूँ। और एवरीथिंग इज़ फ़ीसबिलिल्लाह करके जितने भी हमें लोग डोनेशंस देते हैं वो इसलिए देते भी हम किसी की मदद कर लें, इसलिए नहीं देते भी मैं एक बना लूँ और उसके साथ मैं कमाने लग जाऊँ और मुझे पैसे आने लग जाएँ। सो देयर ऑल फ़ीसबिलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब अगर मैं मोटी मोटी बातें करूं, पंजाब क्या इशू क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि जी पंजाब एक बड़े ट्रैक पर चढ़ गया था, उसके बाद वो डी ट्रैक हो गया और वो ऐसा डी ट्रैक हुआ है जिसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आ गया है। आप बड़ा इन डेप्थ इन चीज़ों को देख रहे हैं, अब आपके साथ लोग मिल रहे हैं। एक तो मुझे ये समझाएं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के साथ लोग क्यों मिल रहे हैं? एक, क्योंकि ये भी कहा जाता है जी इक़्तिदार में तो शायद PTI आए, इक़्तिदार में तो शायद बाकी के लोग आए। व्हाट्स इन द पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग आए और क्या है? पहली बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इक़्तिदार की जंग में हैं और हम ये तो करते हैं कि इक़्तिदार हमने लेना है, लेकिन हम ये तैयारी नहीं करते कि इक़्तिदार में आने के बाद करना क्या है। और जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपको कोई इल्म नहीं होता, आपकी कोई शैडो कैबिनेट नहीं होती, आपने कोई ना हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रूल ऑफ लॉ पे, आपने पुलिस रिफॉर्म पे, जुडिशरी रिफॉर्म पे कोई काम नहीं किया होता। और दूसरी जो अहम बात है जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई। सूबों के पास फंड्स हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो वो 55%, 60% पैसा जो मरकज़ से सूबों को चला जाता है और सूबे जो हैं 40% में वो तनख्वाहें भी नहीं दे सकते, वो रीपेमेंट ऑफ लोन तो बहुत दूर की बात है। और फिर जब आप लोगों से आपको मुफ्त में पैसा आया होता है तो फिर आपको उसको बेरहमी से आप खर्च करते हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब का जो इशू हुआ है मेरे ख्याल में
कि पंजाब इसमें कोई शक नहीं कि लीड कर रहा था। पंजाब जो था हमेशा पंजाब की जो गवर्नेंस थी, मैं नहीं ये कहता कि एक्सीलेंट थी या एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एज प्रोविंस, कम्पेयर टू सिंध और दूसरे तीसरे जो हैं वो अपना बेहतर थी। बेहतर थी, ठीक। लेकिन मैं उसकी एक ही मिसाल देता हूँ। मैं कराची गया, हाँ, तो कराची में बहुत से मेरे ब्यूरोक्रेट्स भी दोस्त हैं, सियासतदान भी दोस्त हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि चौ साहब ये क्या हो रहा है पंजाब में, आप तो बिल्कुल चीज़ें नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा भाई देखें, छोटे सूबे भी हमारे भाई हैं, हाँ। बलूचिस्तान भी हमारा भाई है, KPK भी, सिंध भी, तो हम आपको अपने उठा के अपने बराबर तो नहीं ले सके। हम तो हमने सोचा कि हम नीचे आ जाएं ताकि सारे भाई बहनें जो हैं बराबर हो जाएं। ठीक। तो वो मुझे मजाक से जो ब्यूरोक्रेट से कहने लगे कि सर वो बराबर कर दे कि थल्ले ही ना साढ़े तो आज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से ज़रा वापस आते हैं। तो ईद कैसी गुजारते हैं, बच्चे कहाँ होते हैं, बच्चों को कौन मिस करता है, कौन नहीं करता है, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। आपा ईद ख़ातर मदारत तो आप करती हैं, ये तो मैं ऑन एयर कहता हूँ, ख़ातर मदारत आप बड़ी करती हैं। ईद फैमिली बच्चे बाहर होते हैं, आप यहाँ होते हैं, चॉइस आपको बस आप ही लुक आफ्टर करती हैं, बच्चे भी आते हैं, कैसे करते हैं ज़रा ये भी बताएं। ईद क्योंकि हम दोनों होते हैं तो एक हफ़्ता ईद से पहले पहले बातें शुरू हो जाती बच्चों के साथ। उनसे मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने पहनना क्या है, और नॉर्मली मैं यहाँ से कपड़े बनवा के तो वहाँ लेके जाती हूँ, बेटी के लिए, बहुओं के लिए, अपनी नवासियों के लिए। अच्छा। और ईद पे उन्होंने वो पहनने होते, फिर उन्होंने तस्वीरें भी भेजते ईद वाले दिन। और चांद रात को भी हम दोनों बातें करते हैं बच्चों से, और ईद वाले दिन भी फिर सबको फ़ोन भी करना होता है। और यहाँ हम दोनों होते हैं। सरवर साहब के कपड़े में 1-2 सूट निकाल के भी रखती हूँ, और किसी को चॉइस साहब की ड्रेसिंग आप देखती हैं, कपड़े मैं निकाल मैचिंग इसलिए आपने साथ किया और हुआ इनको है। थोड़ा सा स्पॉइल भी करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं होता लकी यू चॉइस साहब। तो इन्हीं को स्पॉइल करना होता है। अभी इनकी फेवरेट चीज़ें बनती है और इन्हीं को स्पॉइल भी करती हूँ। हाँ। फिर उसके बाद कभी कभार हम किसी दोस्त की तरफ भी चले जाते हैं, और शाम को हमारी तरफ भी कोई ना कोई आ जाता है। तो इसी तरह हमारी ईद गुजर जाती है। और दूसरा दिन जो हमारा होता है ईद का, सरवर साहब की बहन रहती है गांव में। अच्छा जी। तो हम उनकी तरफ चले जाते हैं, और दूसरा दिन हमारा गांव में गुजरता है। तो सरवर साहब वहाँ के जो मुलाजिम होते हैं, जो हमारी ज़मीन के ऊपर होते हैं, उनको भी ईदी देनी होती है। और वहाँ का एक और डिफरेंट माहौल होता है, वहाँ जाके भी हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। ठीक। खाने में क्या पसंद है चॉइस आपको, मीठा किस तरह का? ईद वाले दिन तो सब कुछ ही बनता है। दूसरा इनको गुड़ वाले चावल पसंद है। अच्छा, इसलिए शुरू में भी इन्होंने गुड़ वाले चावल का जिक्र किया, मुझे ख्याल गुड़ आया। वाले ठीक चावल इनको पसंद है। फिर सेमियाँ बनती है, फिर उसके बाद पुलाव वगैरह बनता है। ठीक। काफ़ी डिशेस होती है, पर हम एक ही वक्त का खाना बनाते हैं। अच्छा ठीक है। दोपहर को खाना बन जाता है, अगर किसी दोबारा हमने खाना होता है वही हम शाम को खाते हैं। इसलिए करके मैं चाहती हूँ मुलाजमों की भी ईद होती है तो उनको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक। चॉइस साहब, गुड़ वाले चावल आपको पसंद है? आपने बताया नहीं हमें गुड़ वाले चावल पसंद है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जितने भी लोग साडे मिठे ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ठीक। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਮਠਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ठीक। ठीक। अच्छा चॉइस साहब, आपा के साथ आपकी ज़िंदगी बड़ी एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही हैं, मुश्किल टाइम भी आ जाता है, और मुश्किल टाइम में मैं हमेशा कहता हूँ कि औरत का तब पता चलता है जब मर्द पे मुश्किल टाइम आए। आपके ऊपर भी मुश्किल टाइम आया, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा तो मैंने भी देखा हुआ है। कैसा आपने फील किया है? पहली बात तो यह है कि मुझ पे तो ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आया। मेरी मैंने ज़रा कसरा नफसी से काम लिया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले मेरे लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं था। ग्लासगो सिटी काउंसिलर था, कोई दुश्मन नहीं था। कहते थे मोहम्मद इज़ ग्रेट गाय। जो ही मैंने ये फैसला किया कि मैंने दरवाज़ा जो है पार्लियामेंट का किसी मुसलमान के लिए खोलना है, तो हेल बेंट ऑन। ओके। तो फिर बड़ी एंटी मुस्लिम फोर्सेस जिन्होंने तहिया किया हुआ था कि हमने जो है इसको नहीं बनने देना। आप सरप्राइज होंगे कि इंडियन कम्युनिटी की आबादी जो है चंद हज़ार है ग्लासगो। ठीक है जी। कौंसल जनरल वहाँ पर बना दिया गया मेरा रास्ता रोकने। ओके। मतलब इस हद तक एंटी हमारे
गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब परवीन का मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे पास मुश्किल वक्त आता है तो ये मसला पकड़ती है, 2 नफल पढ़ती है, उसके बाद कहती है कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक। तो इसका ये जो अल्लाह पे एतकाद है वो बहुत ज़्यादा मतलब फर्मली बिलीव है कि जो होना है अल्लाह की तरफ से। ठीक। तो अल्लाह ने मुश्किल वक्त जो हैं वो आसान कर दिए, बल्कि जो मुझे फेम मिला दुनिया में तो वो मुश्किल वक्त से निकलने की वजह से बरतानिया के अखबार लिखते थे लायंस हार्ट मोहम्मद सरवर। ओके ओके। तो बड़ी बहादुरी और जुर्रत से हमने हालात का मुकाबला किया। लेकिन पाकिस्तान में भी अल्लाह के फजल करम से मैं बताऊं ये मुश्किल जर्नी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो मैं यकीनी तौर पर जो 3 बड़ी जमातें हैं उनमें से एक में रहता। बिल्कुल ऐसे। और ये जो जमात है हमारे पास तो सिर्फ 10 MPA थे, वो भी सारे के सारे PTI में चले गए हैं। ठीक। लेकिन हमारा एक मिशन है, मेरा एक मिशन है जिस मिशन को मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। और मेरा मिशन बड़ा सिंपल है कि इस मुल्क पे इक़्तिदार का हक जो है सिर्फ 1000 ख़ानदानों को नहीं। हाँ, मईशत पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, सियासत पे उन्होंने कब्ज़ा किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे आम लोग हैं, ये मिडिल क्लासेस हैं, ये ऑर्गेनाइज हों। और जब तक ये बड़ों की और इनकी आपस में फ़ाइट नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं होगा। ठीक। इस वक्त जो ये एक फ़ाइट चल रही है जो पार्लियामेंट, जुडिशरी और इलेक्शंस को लेकर, इसका एंड आप कहाँ देख रहे हैं? इसका एंड जी मैं समझता हूँ कि पहले ही आप देख लें कि जो मुल्क के माशी हालात हैं और उनमें सब ये हमारी सियासत में रह ये गया है कि ब्लेम गेम। हाँ। चोर चोर को दूसरे को चोर कह रहा है, खुद चोर है दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा खुद डाकू है दूसरे को डाकू कह रहा है। और अवाम ये बदकिस्मती से अवाम ये सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अवाम को कोई बंदा अगर आके हेल्थ पे बात करेगा, टेलीविज़न पे आके एजुकेशन की बात करेगा, पुलिस रिफॉर्म की बात करेगा, तो सुनना नहीं चाहता। जिस प्रोग्राम में एक दूसरे को गाली पड़ रही है, वो सियासतदान एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे हैं, वो सब लोग वॉच करना चाहते हैं। तो हमारा सारा जो सिस्टम है, हर चीज़ हमारी कोलाप्स हो गई है, अदारे हमारे कोलाप्स हो गए हैं। देखो ना, कभी सोचा था आपने कि सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रुप्स बने? क्या आपने सोचा था कि सियासी पार्टियां जो हैं किसी भी मुल्क में वो नफ़रत, वो गाली गलोच, वो दुश्मनियां तो नहीं होती? और फिर मज़े की बात यह है कि कोई पार्टी ये नहीं क्लेम कर सकती कि मेरे साथ सारे जो हैं सेंट हैं, मेरे पूरी जो टीम है ये ईमानदारों की टीम है। कोई लीडर ये नहीं देखता कि मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे ये तो चोर नहीं है, अगर ये चोर हैं तो इनको रिमूव करके अच्छे लोगों को नहीं, दूसरे चोर नजर आते हैं, अपने चोर भी नजर नहीं आते। तो ये एक ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब बरतानिया की पार्लियामेंट का उम्मीदवार बना था ना, लोग कहते थे जी ये इम्पॉसिबल टास्क। मेरे अपने पाकिस्तानी भाई कहते सी ओ यार चौधरी साहब, चूंकि पंजाबी ज़्यादा ओ चौधरी साहब तुसीं अंग्रेज़ां दे मुल्क जान के अंग्रेज़ां नाल लड़ाई शुरू कर लईए। ओ ये उत्थे साडे ते उत्थे हुकूमत करके आए ने, इत्थे सानू कंन दिंदे ने। हैं, मैं कहा यार कोई लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन लड़नी है। सही लड़ी और लड़ाई जीती। ये भी मैं समझदा कि जेड़ी मेरी लड़ाई है या जो मेरी विजन है, जो मेरे मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं इस पार्टी को ख्वातीन की पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेड बाय वुमेन। मैं इस पार्टी को यूथ की पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेड बाय यूथ। मैं इस पार्टी को किसान पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेड बाय किसान। मैं इस पार्टी को जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस पार्टी को लीड करें, स्टेक होल्डर्स और वो जो सही स्टेक होल्डर हैं, और फिर वही पॉलिसियां उनकी कंसल्टेशन से बने। और फिर बड़ी सबसे बात जो मैं करने जा रहा हूं, कोई सिलेक्शन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। मुझे लोग जब भी मेरे पास आते हैं, चौ साहब तुसी की करन रहे हो, वो तुसी साडी भी पावर ख़त्म कर रहे हो तो अपनी भी ख़त्म कर रहे हो। मैं जब किसी को लगाता हूँ ना रीजन का अपना ऑर्गेनाइजर मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए भाई। प्रेसिडेंट मैंने अपॉइंटमेंट किसी की नहीं करनी। जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन काउंसिल से लेके सूबाई हल्का, तहसील, डिस्ट्रिक्ट नीचे में ऊपर से आए। बिल्कुल ठीक। और जो हमारे हल्के हुआ करेंगे उसमें हमारे जो मेंबर्स हैं वो कैंडिडेट तैयार है इस दफा इलेक्शंस के लिए मुस्लिम लीग? देखिए अभी तो हमारे पास वक्त आपको मालूम है कि बहुत कम मिला है, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह हमारे और आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, तैयार खुद भी आप इलेक्शंस में जा रहे हैं। जंग में गया था, इतना बड़ा जुलूस रूरल एरिया में मैंने PTI में भी नहीं कभी देखा। 8-10 हज़ार लोगों का मजमा था, जलसा था, वहाँ पर लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया और इंशाल्लाह कारवां बनेगा। आप विमेन एम्पावरमेंट की सबसे पहले इन्होंने बात की, क्या रोल आप समझती हैं ख़वातीन का
50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, और स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड अब आप क्या देख रही हैं? कुछ चीज़ें, कुछ आपको लगता है कुछ ख़वातीन अहम किरदार अदा करेंगी? मेरे ख्याल से बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि जब भी हम PML के साथ मैं इस्लामाबाद में गई हूँ, बहुत सारी बहनों को मैं मिली हूँ। दे वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी मैच्योर, उनको पता भी हमने क्या करना, और उनको ये भी पता भी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हमारे साथ उन्होंने ज्वाइनिंग की है, एंड व्हाट दे वांट टू सी द चेंज इन आवर कंट्री। क्योंकि अगर हम औरतों को मौका नहीं देंगे देन वी विल नॉट बी द सेम पार्टी एज एवरीवन एल्स। और उसके अलावा जैसे सरवर साहब ने कहा भी हम उन लोगों से एडवाइस लेंगे जिनको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल सरवर साहब बेहतर बता सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क का कर्जा देख लो कितना, बिल्कुल। एंड वी नीड टू टॉक टू द बिजनेस कम्युनिटी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ वी नीड टू टॉक टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस। हमारे मुल्क में जो पहले वाले जितने भी देख लो लीडर्स हैं, अगर कोई भी बात हो तो वो लीडर ने आन के बात करनी, बेशक उनको पता हो या ना पता। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इफ़ वी वांट टू ब्रिंग चेंज देन वी नीड टू इन्वॉल्व मोर ऑफ द कम्युनिटी एंड मोर डाउन इनटू द ग्राउंड लेवल। और दूसरी बात जो सरवर साहब में जो हम करेंगे, जो हमारी पार्टी, हर एक को हम इज़्ज़त देंगे, हर एक के लिए हम इक्वली उनको ट्रीट करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे भी कौन सा बंदे के पास पैसा ज़्यादा, किसने कपड़े अच्छे ज़्यादा पहने। फॉर बोथ ऑफ अस एवरी सिंगल वन इज़ इक्वल टू अस। मैं यूं ही रूरल एरियाज़ में जाती हूँ, जब मेरा हेल्थ कैंप लगता है मैं खुद जाती हूँ वहाँ, खुद उन्हीं टेबल पे जाके मैं बैठती हूँ जिधर मेरे डॉक्टर्स और नर्सेस बैठते हैं, बिकॉज दे माई वॉलंटियर्स। और उन्हीं लोगों से जब मैं बात करती हूँ उसी लेवल से मैं बात करती हूँ, ताकि लाइक वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू ब्रिंग बैक इनटू आवर कंट्री। मिसेस परवीन सरवर, थैंक यू वेरी मच। चॉइस सरवर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ईद का दिन आप भी मनाएं और हम लोग अब खाएंगे खाना मिसेस परवीन सरवर और चॉइस सरवर के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।